हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और आप सभी को पता है हर संडे हमारा आर्मी का एक कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस होता है। तो आज मैं लेकर हूं आप सभी के लिए आर्मी जीडी का पूरे 50 प्रश्नों का कंप्लीट मॉडल पेपर, जिसके अंदर भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 रीजनिंग शामिल हैं। तो चलिए अपना टेस्ट शुरू करते हैं। और उससे पहले ये कोई आपका लेक्चर वीडियो नहीं है जिसे आप 2 या 3 मिनट देखेंगे और बैक कर जाएंगे। ये आपका कंप्लीट मॉडल पेपर है भाई। यहाँ पर आपको आपका लेवल चेक करने का मौका मिलेगा कि आपका लेवल कैसा है, आपको एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको पूरा बिल्कुल कंप्लीट आपको लगाना है। और देखिएगा, आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 40+ क्वेश्चनों का। यदि आपसे 40+ अचीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, 35 से 40 के बीच में भी अगर किसी के नंबर आ रहे हैं तो उसका स्कोर बहुत बढ़िया है। और जिसके इससे कम नंबर आएंगे तो आपको अपनी प्रैक्टिस और बढ़िया करनी है ताकि आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने सामान्य ज्ञान का स्क्रीन पर है। और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इन प्रश्नों के लिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हमको मैथ सोल्व करना है, तो आप अपना कॉपी पेन भी लेकर बैठेंगे। पहला प्रश्न है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यहां पर जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है नर्मदा, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, फटाफट से आपको ये मैच करने हैं। किसको लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए बुद्ध आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योति के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। फटाफट से आपको आंसर देना है, कौन सा नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को चूज किया है भरतनाट्यम, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है भाई। इसका राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है गोवा, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आपको आंसर मैच करते चले जाना है और आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है? फटाफट से आंसर देना है। ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान। तो लावणी जो है यह महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। क्या ऑप्शन भी आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? और देखिए, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? मैं फटाफट से आपको आंसर बताने जा रहा हूं। यदि आपको थोड़ा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लेना। जीएसटी का कंप्लीट अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बताओ भाई, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी दिया होगा आरती साहा, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। राइट। और देखिएगा, पहले पुरुष कौन है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले भारतीय पुरुष, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाना है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो बताओ भाई फटाफट, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज किया है पेरिस, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं इसी के साथ, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य विभाजित करता है? आंसर दीजिए फटाफट। और जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज किया है पाक जल डमरू मध्य, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। और ये बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके जो कि आर्मी के रिपीटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है आपको, चार मीनार कहां पर स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, हैदराबाद या फिर पणजी। तो चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। क्या ऑप्शन सी सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। निम्न में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसकी भाई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी जिन्होंने दिया है सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। और अभी तक आपने यह वीडियो लाइक नहीं किया तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है भाई, तभी आगे बढ़ूंगा। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो जो लोग लाइव हैं इस टाइम, या जो लोग बाद में देखेंगे वो भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जी फटाफट आंसर, आपको आंसर बताना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या आप सभी ने ऑप्शन बी 7 अप्रैल चूज किया है? बिल्कुल राइट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण सर्वपल्ली या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है जी विश्व की सबसे लंबी नदी? का नाम है नील नदी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 15 है और सामान्य ज्ञान यानी कि भाग 1 का लास्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए गए थे जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया है? फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए इसका एक ही गो के अंदर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370। क्या सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? बिल्कुल सही आंसर होगा भाई ऑप्शन ए, अनुच्छेद 370। फटाफट से मैच करो आंसर अपने। और देखिएगा आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने भी अभी हमारे आर्मी जीडी के 10 प्रैक्टिस सेट्स नहीं खरीदे हैं उनको बोलूंगा कि वो जरूर परचेस करेंगे, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा भाई। और सभी के वीडियो सोल्यूशन भी आपको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ठीक है। मात्र 30 रुपीज़ के आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। दिए गए नंबर पर 7560064101 पे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। 2 से 5 मिनट के अंदर आपको ये सभी के सभी 10 + 4 14 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। और आप अपनी तैयारी घर पर भी कर सकते हैं, आप अपना लेवल घर पर भी सेल्फ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो बढ़ते हैं भाग 2 यानी कि सामान्य विज्ञान का हमारा जो सेशन चल गया है। और देखिए जिन्होंने नहीं लिया है वो प्रैक्टिस सेट सिर्फ आर्मी जीडी के लिए हैं, उनको ये प्रैक्टिस सेट ले लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फीमर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, फटाफट से आंसर देना है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, या फिर यूं कह दें कि किसकी वजह से होता है? तो करेक्ट आंसर इसका फटाफट से आना चाहिए आपका, आसान प्रश्न है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। क्या सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? चलो क्वेश्चन नंबर 18, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, NaCl। क्वेश्चन नंबर 19, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर कृषि उत्पादन? तो नील क्रांति का संबंध है वो है मत्स्य उत्पादन से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, फटाफट से मैच कीजिएगा कि रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसने किया? तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, टेलर एवं यंग ने रडार का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 21, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही कौन सी होती है? आप वोट डालने जाते हैं, आपके हाथ में एक स्याही लगाई जाती है, वो स्याही कौन सी होती है आपको बताना है। और ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है, सिल्वर नाइट्रेट, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? फटाफट से आंसर देना है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी दिया होगा, एक्स किरणें, उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है?
ऑप्शन आपके सामने है भाई, फटाफट से आंसर दे दो, फटाफट से आंसर दे दो। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप आप सभी को पता होगा, इसकी खोज जो है वो इसका आविष्कार लेनेक ने किया था। और ये आपको पता है किसी डॉक्टर पे जाएंगे तो वो कान में लगाकर होता है ना, आपकी जो ब्रीथिंग चेक करता है वो होता है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 24, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन ने दिया था। क्या याद रहेगा आपको ये प्रश्न, एग्जाम तक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? और इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं, ये प्रश्न आपने पढ़ा जरूर होगा, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण बता दो जी फटाफट से आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, फ्रक्टोज। ऑप्शन डी सभी लोग ध्यान रखेंगे और आपने आंसर मैच कर लिया होगा कि किसका सही है और किसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? हाँ जी बताओ फटाफट, पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सभी को ऑप्शन ए चूज करना है, समतल दर्पण का प्रयोग होता है पेरिस्कोप में। इसी के साथ बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे कि सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, चालन, संवहन, घनन या फिर विकिरण। और क्या इसके लिए मुझे ज्यादा समय देने की जरूरत है? सभी का आंसर पहली बार में आना चाहिए, विकिरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 28 क्वेश्चन नंबर मैच करेंगे, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक, जैविक या फिर कोई नहीं? तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, ये सारे याद कर लेने हैं कि कौन सा परिवर्तन है। ऑप्शन ए फर्स्ट करेक्ट होगा, रासायनिक परिवर्तन। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे लोहे पर जंग लग गया, वो वापस जो है वो लोहा नहीं बन सकता, ठीक है ना। लोहे पर जंग लग गया तो वो जंग लगा रहेगा, उस पर हमको पेंट करना पड़ेगा जंग से हटाने के लिए, ठीक है। और जैसे दूध है, दूध से दही बन जाएगी, तो वो दही से क्या दोबारा दूध बनेगा? कभी नहीं बनेगा। यदि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो वो हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है भाई, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29, सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है? सीएनजी गैस सभी को पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो मुख्य संघटक है वो ऑप्शन सी होगा। जो लोग मीथेन दे रहे हैं भाई ऑप्शन सी, वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और भाग 2 का हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद भाग 3 हमारा गणित स्टार्ट होने वाला है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखो भाई, गोलीय दर्पण के ही प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, राइट। तो गाइज ये थे आपके भाग 2 और भाग 1 कंप्लीट होते हैं यहाँ पर, और हमारा भाग 3 स्टार्ट होता है। और देखिएगा आपको ये वीडियो पूरा देखना है बिल्कुल कंप्लीट एंड तक, ठीक है। यहाँ से 50% स्टूडेंट चले जाएंगे, और जो लोग चले जाएंगे या तो वो वैसे होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, या फिर कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं जिनको लगता है सब कुछ आता है, ठीक है भाई। बट एग्जाम में याद रखना, आए हुए क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। ये आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ पूरे 50 प्रश्नों का, तो आपको ये पूरा देखना है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और फटाफट से इसको सोल्व करेंगे। पहला 31वां प्रश्न है आपके सामने गणित का, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत निकालो। तो भाई आपको इसके लिए मैं थोड़ा समय दे देता हूं, आपको फटाफट से आंसर देना है। और जो लोग नए हैं जिनको मैथ्स नहीं आता वो मेरे साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो देखो भाई, 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, तो पहला होगा 7, दूसरा होगा 14, तीसरा होगा 21, ऐसे ही करते करते जो आखिरी गुणज होगा वो होगा हमारा 49। और कभी भी ऐसी संख्या आ जाए आपके पास जिसके अंदर हमेशा डिफरेंस समान होता है, जैसे इसके अंदर कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है, सभी जगह 7-7 का अंतर होगा। जहां पर भी डिफरेंस समान हो उसका औसत निकालने के लिए हम पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ देते हैं और उसको हम 2 से सिंपली भाग कर देते हैं, ठीक है भाई।
तो 49 और 7 को हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 56 बनेगा, है ना। इसको आपको 2 से भाग कर देना है, तो 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, 28। क्या सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? 28 बिल्कुल सही आंसर है भाई इसका, ठीक है। उदाहरण के लिए आपको एक प्रश्न और देता हूं, यदि मैं बोलूं पहली 10, ध्यान से देखना, पहली 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो देखो 1 2 3 4 ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगी, 10 तक जाएंगी। सभी में अंतर 1 का है ना, सभी में अंतर समान है। तो क्या करना है आपको, 10 और 1 को जोड़ देना है 11, और 11 को 2 से भाग कर देना है, ये आपका औसत आ जाएगा। समझ में आया है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, फटाफट से मैच कर लो इसको। 50 संख्याओं का औसत 36 है। ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, शुद्ध औसत ज्ञात करो। करो जी फटाफट सॉल्व, औसत से क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो भाई 50 संख्याओं का औसत जो है वो 36 है। यदि मैं 50 को 36 से गुणा कर लूं तो मेरे पास जो है वो टोटल संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है भाई। तो टोटल संख्याएं आ जाएंगी, यहां पर जो है 1800 आपका बन जाएगा। समझ में आया सभी को? अब सेकेंड लाइन में क्या बोल रहा है कि संख्या थी हमारे पास 48, बट हमने 23 लिखी है, यानी कि हमने तो कम लिख दी भाई इसमें। 1800 में 1800 लिखा है हमने, यानी कि ये 1800 एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसके अंदर हमने कम लिख दिया है। तो कितना कम लिखा है वो हमने लिखा है इसके अंदर 25 कम लिख दिया है ना। अब 25 इसमें जोड़ दो, 1800 में आप 25 आप जो और जोड़ देंगे तो हमारे पास नया टोटल आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा 1825, ठीक है। अब हमसे बोला है कि शुद्ध औसत निकालो। अब टोटल संख्याएं हमारे पास 50 हैं, संख्याओं का योग है 1825, बस संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या आपका औसत का फॉर्मूला होता है। इसको भाग करेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ गया होगा। देखो भाई 5 10 50, ठीक है, 5 से कैंसिल करूंगा, 5 तिया 15, है ना, 5 6 30 और 5 पंजे 25। अब नीचे 10 है तो इसको हटा दूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा मैं, 36.5। क्या सभी का आंसर बिल्कुल सही यही आ रहा है? ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा समझ में सबको आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और फटाफट से आंसर देना है आपको। 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र 19 वर्ष है एवं अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष है। शिक्षक की उम्र ज्ञात करो। तो भाई फटाफट से सोल्व करो, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। अब मैं क्योंकि समझाता हूँ, सबको लेकर चलता हूँ, इसलिए मैं स्लो सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। और अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप मेरे से पहले इन क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, और फटाफट से मेरे से पहले आपको जवाब देना है और आंसर मैच करना है। देखो भाई 9 विद्यार्थियों की एवं उनके शिक्षक, यानी कि टोटल कितने हो गए भाई, एक और जोड़ देंगे, टोटल हो गए 10, और 10 की जो औसत उम्र दे रखी है वो हमको दे रखी है 16 वर्ष। यानी कि मैं अगर 10 को 16 से गुणा कर दूं तो 160 हमारे पास कुल उम्र आ जाएगी, कुल उम्र का योग आ जाएगा स्टूडेंट और शिक्षक की मिलाकर। समझ गए इतनी चीज? अब देखो प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत उम्र 19 वर्ष है, यहां पर करूंगा। देखो 4 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत उम्र कितनी है, 19 वर्ष है। यानी कि अगर मैं 19 को 4 से गुणा कर दूं, 19 चौके कितना होता है, 76 होता है। तो ये उन 4 विद्यार्थियों की उम्र का योग आ गया। नेक्स्ट बोल रहे अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत उम्र 10 वर्ष है। तो अंतिम 5 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि मैं 5 को 10 से गुणा कर दूं तो 50 जो है वो अंतिम 5 का कुल योग आ जाएगा, है ना। तो देखो 5 और 4 कितने हो गए, टोटल 9 विद्यार्थी हो गए। और यहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक समेत 10 की जो टोटल उम्र है वो 160 है। और यहाँ पर 9 की 9 विद्यार्थी अगर औसत उम्र निकालूं मैं तो 126 बन रही है भाई। समझ गए? तो यहाँ पर 126 अगर मैं माइनस कर दूंगा, इन 10 में से अगर मैं 9 विद्यार्थियों की उम्र माइनस कर दूंगा तो 10वीं जो उम्र बचेगी वो शिक्षक की बचेगी, और हमसे शिक्षक की उम्र निकालनी है। तो 126 इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 5 में से 2 गए 3, तो 34 वर्ष जो है
वो शिक्षक की उम्र आएगी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या आप सभी लोग समझ पाए हो मैंने क्या किया है? उम्मीद करूंगा सबको समझ में आया होगा, और जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 34 पे। एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को रुपये 40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। और ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मिक्सचर और एलिगेशन का है। जिन लोगों को आता है वो इसको चुटकी बजाते कर देंगे, और जिन लोगों को नहीं आता वो इस सॉल्यूशन को देखिए। देखो भाई, एक मूल्य है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, एक मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, और जो मिश्रण का मूल्य होता है ना, जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको हम बीच में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो मिश्रण वाले में क्या होता है कि यहाँ से ये माइनस होगा और यहाँ से ये माइनस होगा, तो 40 में से 33 गए, कितने हो गए? 7 हो गए। 30 में से 33 गए, 3 हो गए। बट यहाँ पे हम माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, और यही आपका राइट आंसर होगा, बस ऑप्शन सी वाला। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सरल करें। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है भाई, करो फटाफट से सोल्व। और देखिए ये क्वेश्चन आसान लगते हैं, पर इस क्वेश्चन में ही गलतियां हो जाती हैं, पॉइंट में ही गलती कर देते हो, इधर उधर पॉइंट लगा देते हो। तो देखो भाई, यहां पर मैं लिख देता हूं 221। अब 4 रकम छोड़कर पॉइंट है, तो नीचे भी मैं 4 जीरो लिख दूंगा और फिर 1 लिख दूंगा। ठीक है, और हमको भाग करना है किससे? 17 से। तो नीचे मैंने यहाँ पे 17 से इसको भाग कर दिया, तो इसको कैंसिल करेंगे। 17 एकम 17 और 17 तिया 51, और 13 बटे यहाँ पर आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो भाई, 13 है, 2 पॉइंट और आएंगे, 2 जीरो रहेंगी, फिर पॉइंट आएगा आपका, है ना। 4 जीरो नीचे दे रखी है आपको, तो 4 संख्या छोड़कर आपको फिर से पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी में। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन? इसको ऐसे सॉल्व करना था। 13, देखो दोबारा से बता रहा हूँ, 13 बट्टे में आपका नीचे 4 जीरो आ गई, है ना। तो 2 डिजिट तो ऊपर ऑलरेडी हैं, इसके साथ आप 2 जीरो और लगा देंगे ताकि ऊपर 4 हो जाए संख्याएं, और एक फिर पॉइंट लगा देंगे। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 36। वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो देखो भाई, 2 से छोटी संख्या होगी 2 अंकों से, तो 123 आप काट दो। अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले 8 को भाग करवा के देखेंगे, इससे 12 को भाग करवा के देखेंगे, जो चारों भाग होगी वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बट ऐसे मत किया करो। आप देखो क्या करो, 8, 12, 18 और 24, इनका आप एलसीएम ले लो। जो एलसीएम आ गया वही इन पे कंप्लीट भाग हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब देखो 24 जो है वो 8 पे भी आ रहा है, 12 के पहाड़े पे भी आ रहा है, 24 के पहाड़े पर भी आ रहा है, यानी कि 8, 12 और 24 का एलसीएम तो हो गया 24। अब 24 और 18 हमारे पास बच गया भाई। 18 का तो एलसीएम 24 नहीं होगा ना। अब 24 और 18 का एलसीएम निकाल लो। तो देखो 72 ऐसा नंबर है जो कि 24 पे भी भाग हो रहा है और 18 पे भी भाग हो रहा है। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा भाई? 72 आएगा। और 72 ही ऐसी संख्या है जो 24 से 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतः भाग हो रही है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। आप चाहें तो ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे आप निकालते हो 8, फिर 12, फिर 18, फिर 24। ठीक है, फिर आप ऐसे बनाते हो ना, ऐसे 2 से 2 चौके 8, ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर 72 ही आएगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो भी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, और जो कि आते ही हैं, हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी, तो देखो एलसीएम आपको दे रखा है कितना? 1920। एलसीएफ आपको दे रखा है कितना?
HCF दे रखा है आपको 16, एक संख्या आपको 128 दे रखी है, संख्याओं को गुणनफल होगा ना, दूसरी संख्या हमने x मान ली, बस यहाँ पे बात खत्म। अब देखो 16 से कैंसिल होगा, 16 8 128, फिर 8 से कैंसिल कर दो, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 240 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी को समझ में आया है ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। भाई आंसर आपको मैच करते चले जाना है, आपको ये पूरा टेस्ट लगाना है, फिर आप देखना कि आपका लेवल कितना है। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? और अगले 4 प्रश्न जो है वो हमारे डिविजिबिलिटी रूल से होंगे। अलग अलग चारों प्रश्न ऐड किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ चुके हैं। भाई देखो, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि किसी संख्या को इससे भाग देने पर ये शेष बच रहा है, तो उससे भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो पहली बात हमेशा आपको ये दोनों मल्टीपल में देंगे। ठीक है, आपको ये भी चेक नहीं करना है, जो इसका शेषफल होगा ना 48, आपको इसी को 29 से भाग कर देना है। अगली संख्या आपको इसी से भाग कर देना है, शेषफल को ही। तो 29 से कम 29, 18 में से 9 गए 9, 19 जो है यहाँ पे शेष बचेगा आपका। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन ए 19। समझ में आया? यदि ऐसा कोई प्रश्न आए और जो आपको पहले शेषफल दे रखा है ना, आपको उसी को भाग कर देना है अगले भाजक से। समझ में आया सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 39 है, मैच करो फटाफट से कि यदि 6 7 1 बीच में आपको दे रखा है स्टार, 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हैं, तो स्टार का मान क्या होगा? तो देखो भाई 6 7 1 स्टार 4 8 3, इसको आपको 9 से भाग करना है। अब आप चाहे तो ऐसे भाग कर लो भाई, जैसे आपकी मर्जी, आप ऐसे भाग कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी आपको मैं एक तरीका और बता देता हूँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि कोई संख्या, पूरी संख्या का जोड़ अगर 9 से विभाजित है, अगर किसी संख्या का जोड़ ही 9 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 4, 5 और 4 का जोड़ कितना है भाई? 9 है, तो ये संख्या 9 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। ऐसे अगर मैं 5 और 5 लिख दूं, इनका जोड़ कितना आएगा? 10 आएगा, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको यही चेक करना है जोड़। ये आपको मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन करने की अप्रोच होती है, नहीं तो आप भाग करके तो सोल्व कर ही सकते हो भाई, है ना? तो फटाफट से आपको आंसर देना है। देखो भाई, ये हो गया, इसका कलर चेंज करते हैं। देखो ये 8 और ये 1 9, इनको जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, यानी कि ये 9 से विभाजित होगा। इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया भाई यहीं से। देखो 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए, ये भी 9 से भाग हो गया। अब बचा आपके पास 7x और 4। देखो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए, 11 प्लस x, ये जो संख्या है ये आपकी 9 से भाग होनी चाहिए भाई। तो क्या आपको x का बताना है, x के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो 9 दूनी कितने होते हैं? 18 होते हैं। इसको 18 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 8 जोड़ दूंगा। x की वैल्यू अगर मैं 8 रख दूं, तो 11 और 8 कितने हो गए? सॉरी, x की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? यहाँ पे 7 रखेंगे, है ना? 11 और 7 18, तो यहाँ पे 7 रखूंगा तो ये 9 से भाग हो गया, पूरा पूरा 18 बन गया। तो यहाँ पे स्टार का मान जो होगा वो होगा 7। क्या ऑप्शन सी सभी को समझ में आया है? आपको समझा रहा हूँ इसीलिए बिल्कुल स्लो किया है, नहीं तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे ही कर देना। देखो 3 6 9 8 और 1 9, 7 और 4 11, 11 और 7 कितने हो गए? 18 हो गए, 7 आपका आंसर। आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है, ठीक है? बट आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऐसे सोल्व करवाया है। क्या सभी को समझ में आया है भाई? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 40। एक संख्या 502 789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? अब देखो भाई यहां पे प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को, क्या करेंगे कि 502 789 ये संख्या है। अब इसको 4 से भाग करने लग जाते हो आप, उसके बाद जो लास्ट में बचता है शेष, उसमें फिर आप जोड़ देते हो, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना? मैं आपको बताऊं 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। यहां पर चीजें समझो कि 2 है, 2 की पावर क्या होती है? 1 है, मान लो, ठीक है? ये 4 है तो ये क्या है भाई? ये 2 की पावर 2 है। यहाँ पे 8 है तो ये 2 की पावर 3 है। समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले
ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलता तो सीखा करो यार। अब देखो, अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसका जो लास्ट का अंक होगा वो कितना होगा भाई, 2 से भाग होगा, ठीक है ना। अगर कोई संख्या 4 से भाग होने वाली है तो ये 2 का क्या है, स्क्वायर हो गया, यानी कि उसके लास्ट के 2 अंक आपको चेक कर लेने हैं, उसके लास्ट के जो 2 अंक होंगे वो 4 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाग होने चाहिए। बस आपको ये लास्ट के 3 अंक चेक करने होते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं जो 4 से भाग हो रहे हैं, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया सभी को? देखो 5 0 2 7 8 9। अब यहाँ पर अगर मैं एक जोड़ दूं तो ये कितना बन गया भाई, यहाँ पे आपका बन जाएगा 90, है ना। लास्ट को देखो, बस लास्ट के 2 अंक चाहिए हमको, 4 से भाग करवाना है तो लास्ट के 2 अंक भाग होने चाहिए 4 से। 90 4 से भाग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 3 जोड़ दूं तो 89 90 91 92, ये हो गया 92। ये 92 के 4 से भाग हो रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये 92 जो है भाई ये 4 से भाग हो गया, ये 92 4 से भाग हो गया। तो आपको बस यहाँ से डायरेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए 3। 3 ही ऐसी संख्या है जो 4 से पूरी तरह भाग होगी। समझ में आया? सॉरी, जो अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो वो 4 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी डिविजिबिलिटी से है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में आप मान लिया करो, जो 4 से भाग करेंगे अगर हम किसी संख्या को और उसका अगर शेषफल 3 आ रहा है तो मैं क्या रखूंगा, मैं यहाँ पे 7 रख देता हूँ भाई। 4 एकम 4, तो अभी भाग करने पे 3 बच रहा है ना। समझ में आया? तो आप 7 संख्या मान लो कि वो संख्या 7 है, ठीक है। अब देखो 7 है तो यहाँ पे 2n दे रखा है। अगर n की वैल्यू यहाँ हमारी 7 निकल के आई है तो 2n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 14 होगी। समझ में आया सभी को? अब देखो, अगर मैं 14 को फिर से आपको 4 से ही भाग देना है तो शेषफल बताना कितना बचेगा। 4 तिया कितने हो गए, 12 हो गए। कितना शेषफल बच गया भाई, यहाँ पे 2 शेषफल बच गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 2। क्या सभी का सही आंसर आया है? उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 42 मैच करना है आपको। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के बाद उनको 15,000 के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे 15 लाख है, ओके, फिर से माफी चाहूंगा, 1,50,000 है, हो जाता है यार कभी कभी। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं नीना एन से, यहां पर मैं लिख देता हूं मीना। अब आपको एक चीज समझनी है कि यदि वो किसी रेशो में अपनी धनराशि लगा रहे हैं, ठीक है, जो इनकी रेशो धनराशि का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट का भी रेशो होगा, वही इनके लाभ का भी रेशो होगा। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। पहले यहां पर मैंने लिख दिया एन से नीना और एम से मीना। एक ने लगाए हैं कितने, 30,000 रुपए भाई, राइट। एक ने लगाए हैं कितने, 45,000 रुपए। अब 2 वर्ष के बाद इनको लाभ हुआ है, यानी कि इन्होंने 2-2 वर्ष के लिए लगाए हैं। तो 2 वर्ष के लिए लगाए हैं तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 24 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व करो, पहले यहां पे इसका रेशो बना लो। ये 24 से हमारा ये 24 कैंसिल हो गया, ये 3 जीरो से हमारी यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल हो गई। तो देखो भाई 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ये 2:3 जो है ये आया है इनकी इनकम का रेशो। समझ में आया सभी को? और जो इनकम का रेशो होगा वही बराबर प्रॉफिट के रेशो के भी बराबर होगा। ये चीज आपको समझा रहा हूं मैं, यानी कि 2 और 3 जो इनकम का रेशो आया है, इनका अगर मैं जोड़ कर दूं, यदि मैं रेशो का जोड़ कर दूं, 2 और 1 3 कितने होंगे, 5x हो जाएंगे, है ना। और ये जो 5x जो है ये प्रॉफिट का भी जोड़ हो गया, और हमको प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1,50,000। तो यहाँ पे लिख दो 1,50,000। समझ में आया सभी को? आप कैंसिल करो, 5 तिया 15, तो यहाँ पे आ गया आपका एक की वैल्यू 30,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से आपकी 30,000 आ गई, राइट। आपको बोला है मीना का लाभ, मीना यहाँ पे ये है, और मीना की वैल्यू कितनी थी भाई, यहाँ पे 3 थी।
मीना की वैल्यू 3 थी, तो इस 30,000 को आपको 3 से गुणा कर देना है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई, 90,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 90,000 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 43। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? तो देखो भाई, टोटल हमने लिख लिया, उसके पास जो है 100% सेब थे। प्रतिशत में तो हम 100 लिख सकते हैं ना। देखो उसने क्या किया, 40% सेब बेच दिए, तो उसके कितने सेब बच गए? अब बच गए उसके पास 60% सेब। अब यहाँ पर आपके पास प्रतिशत में बचे हैं 60% और उसके पास कितने बचे हैं? 420 से बचे हैं। तो ये 60% की जो वैल्यू है वो 420 के बराबर हो जाएगी। ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये भी बचे हुए हैं और ये भी बचे हुए हैं। अब देखो, जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो गई, 6 एकम 6, 6 सत्ते कितने हो गए भाई? 42 हो गए। तो 1% की वैल्यू आ गई 7। हमारे कुल सेब कितने थे? 100%। हमको प्रारंभ में सेब निकालने थे ना 100%, तो इसको 100 से गुणा कर दो सीधा, 700 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन डी आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए आपको वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फटाफट से आप सोल्व कीजिएगा। जो लोग देख रहे हैं इस समय, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका a² और वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 4a, राइट। और ये a क्या है? ये आपकी a भुजा है भाई। अब देखो, जो पहला क्षेत्र वर्ग है उसका अगर क्षेत्रफल दे रखा है आपको, a² की वैल्यू दे रखी है a, तो इसका जो a है यानी कि भुजा की वैल्यू भी एक ही होगी। a का स्क्वायर करो चाहे a का अंडर रूट करो, एक ही होता है, ठीक है जी। अब दूसरा जो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है a² की वैल्यू वो आपको दे रखी है 2, तो दूसरे जो वर्ग की भुजा कितनी आएगी? वो आएगी आपकी √2। समझ में आई बात? क्योंकि ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। समझ में आया भाई? अब देखो, जो दोनों क्षेत्रफल हैं, दोनों वर्ग हैं सॉरी, उनके जो भुजा है वो आपके सामने 1 और √2 है। आपको परिमापों का अनुपात निकालना है। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ भाई, ठीक है। देखो, एक वर्ग की भुजा 1 है, दूसरे वर्ग की भुजा √2 है। वर्ग के परिमाप आपको मैंने बताया था वो होता है 4a, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं और इसको मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये दोनों परिमाप हो गए 4a, ठीक है। इनका आपको अनुपात बताना है। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया भाई, 1:√2 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, गणित है इसका, हमारे रीजनिंग के चलेंगे सेशन। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? तो ऐसे प्रश्नों को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो सबके पास फॉर्मूला होता है x + y xy/100 ऐसे करके, ठीक है, सक्सेसिव रेट वाला। आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपको मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ दूसरा, कि मानव वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी आयत है ना, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना है? 100 है। समझ में आया सभी को? अब देखो, लंबाई 50% कम कर दी, तो इसमें से आपको 50% कम कर देना है। कितना बच गया? यहाँ पे 50 बच गया। 50% कम करोगे तो 50 ही बचेगा 100 में से। तो अब दूसरे में बोल रहा है कि 80% की वृद्धि कर दी गई, तो ये जो 50 है इसका आपको 80% बढ़ाना है। तो देखो, इसका 80% होता है 40, 50 का 80% 40 होगा। अगर मैं इसमें 40 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा भाई? यहाँ पे बनेगा आपका 90, राइट। अब देखो, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 90 हो गया। कितने का परिवर्तन आया भाई? 10% की कमी हुई है। आपको दिख तो रहा है, पहले 100 था अब 90 हो गया, 10% की कमी हुई है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है जी। चलो फटाफट भाग चारा रीजनिंग इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि किसी विशेष कूट भाषा में फाइंड को लॉस्ट, गियर को मच लिखेंगे तो ग्रिड को क्या लिखेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को आप इसी में से सॉल्व कर लिया करो। जहां पर आपको दो दो वेरिएबल दे रखे हैं और तीसरा वेरिएबल पूछे तो 99% चांस हैं कि आपको इन्हीं में से वैल्यू छांटने को बोलेगा।
तो फटाफट से आपको आंसर देना है। देखो जी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, एम दे रखी है। तो यहाँ पर भी आपकी जी की वैल्यू कितनी होगी, एम होगी। अगला आपको दे रखा है आर, यहाँ पे आर लास्ट में है और आर की वैल्यू यहाँ पे एस दे रखी है, तो यहाँ पे एम के बाद क्या आएगा आपका, एच आएगा। आगे सोल्व ही मत करो आप, ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसके अंदर एम और एच से शुरू हो रहा है, बस आपका ये आंसर हो जाएगा। 47 देखिएगा फटाफट से, निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला पद ज्ञात करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको, मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, तो 17 तो आपका आएगा भाई। ठीक है, अब देखो बी के बाद इन्हें सी छोड़ा है और डी लिख दिया है, डी के बाद ई छोड़ के एफ लिख दिया है, एफ के बाद जी छोड़ा है और एच लिखा है, एच के बाद आई छोड़ा है और जे लिखा है, जे के बाद क्या करेंगे हम, के को छोड़ देंगे और एल आपका आंसर आ जाएगा 17L। क्या ऑप्शन बी सभी ने सही आंसर दिया है? उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका ब्लड रिलेशन से। अब ब्लड रिलेशन आप क्वेश्चन पढ़ो और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रीजनिंग के ऊपर हमारी 3 से 4 क्लास हो चुकी है, उसके अंदर हर क्लास में मैंने आपको ब्लड रिलेशन सॉल्व करवाया है। बेसिक में हर बार बताता हूँ क्योंकि हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट नया देख रहा होता है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर कोई भी भाई या फिर बहन होंगे या फिर भाई और भाई होंगे तो हम एक सीधी लाइन में लिखेंगे, जो मेल होगा उसके ऊपर प्लस होगा, फीमेल होगा उसके ऊपर माइनस का साइन होगा। समझो चीज़ को, ठीक है। अच्छा, माता पिता और बेटा बेटी के रिलेशन होगा तो वो हम ऐसे बनाएंगे, जो फादर और मदर होंगे वो ऊपर होंगे, सन और डॉटर होंगे वो नीचे होंगे। ठीक है जी। अब देखो पति और पत्नी को हम बराबर के रिलेशन से फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसे हम दर्शाते हैं। चलिए क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा कि एम बी की बेटी है। देखो भाई बी यहाँ पे है, बी की जो बेटी है वो एम है, तो एम नीचे जाएगा ना, बी की बेटी है एम, एम के ऊपर हमारा आ गया माइनस का साइन। पी तथा जे भाई हैं, इस लाइन को आप रोको अभी। बी पी की पत्नी है, यानी कि बी पत्नी है किसकी, पी की। पति पत्नी हम बराबर में दर्शाते हैं तो पी पे हमारा प्लस का साइन आएगा क्योंकि पी पति है और मेल है। इससे अगली लाइन बोली थी, इससे पहली लाइन कि पी और जे भाई हैं, यानी कि पी और जे जो है वो भाई हैं, भाई हमारी सीधी लाइन में थे, दोनों पे प्लस का साइन। समझ में आया सभी को? अब देखो एम जे से कैसे संबंधित है, एम जो एम का फादर है उसका भाई है भाई, ठीक है ना, जे उसका भाई है, तो एम क्या है, जे की भतीजी लगेगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा जिन्होंने भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 49 के भी आंसर कितने स्टूडेंट पहले ही दे दिए हैं। देखो भाई, ये आपका 6 का स्क्वायर बन रहा है, ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, ये 8 का स्क्वायर बन रहा है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो अगला क्या आएगा आपका 11 का स्क्वायर आएगा, जो कि होता है आपका 1 to 1। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा 1 to 1। जिन्होंने अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको स्कोर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना है भाई। देखो बी की वैल्यू 2 है, अल्फाबेट की वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पे क्या सोल्व करा रखा है वो देखना आपको, क्या सोल्व करना है। चलो भाई सोल्व करो। अब देखो बी जो है वो अल्फाबेट में दूसरे नंबर पे आता है, बी अल्फाबेट में दूसरे नंबर पे आता है, ए आता है पहले नंबर पे, डी आता है चौथे नंबर पे। ठीक है, इनको आपको जोड़ रखा है और यहाँ पे इनको जोड़ के 7 लिखा हुआ है। ये आपकी जो सीरीज है वो फॉलो हो रही है ना, ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर भी आपको ऐसे करना है, आर आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर पे आता है, तो आर जो आता है वो 18वें नंबर पे आता है, ए जो आता है वो पहले नंबर पे आता है, सी जो आता है वो तीसरे नंबर पे आता है और ई जो आता है वो 5वें नंबर पे आता है। इनको आपको जोड़ देना है भाई। ठीक है, तो देखो भाई 18 और 1 19, 19 और 3 22 और 22 और 5 27, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी 27 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी दिया है उन सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो गाइस ये थे आपके पूरे 50 प्रश्नों का संडे का हमारा मॉडल पेपर नंबर 15। उम्मीद करूंगा आपको सभी को पसंद आया होगा और अपना स्कोर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और लास्ट में बोलूंगा जिन्होंने भी ये हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं परचेस किया इनको जाकर जरूर लीजिएगा। मात्र 30 रुपये में आपको 14 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, साथ में आपको सभी का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करके और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट भेज देना है।
तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।